Hello, good morning students. Now we're discussing 10th class chemistry and your today's topic is corrosion. Okay, so last video के अंदर हमने मेटल के एक्सट्रैक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था. मैंने आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाने को बोला था. आई होप आपने बना लिए होंगे. उसके बाद 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं बेस्ड अपॉन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो वो आपका होमवर्क रहेगा. सॉल्व क्वेश्चन है, उन्हें आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा समझ के. ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में है, दैट इज कोरोजन. ये नया नहीं है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी कोरोजन कर चुके हैं. ठीक, आपको ध्यान होगा टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन के बाद टॉपिक थे कोरोजन एंड रेंसिडिटी. तो ये ऑलरेडी वहां पे हो चुका है. तो कुछ तो वही है, 2-3 पॉइंट्स इसमें नए ऐड किए गए. ओके, सो व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन क्या होता है बेटा? इट इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस. Slow eating up of the metal surface by the action of air and moisture. ठीक है, मेटल की ऊपरी सतह का हवा या नमी के कारण खराब हो जाना. ठीक है, यूजुअली होगा क्या? क्योंकि भाई हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं. इनमें से किसी ना किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ आपका मेटल रिएक्शन कर लेगा. या हो सकता है वो सल्फाइड बना ले, हो सकता है वो ऑक्साइड बना ले, हो सकता है वो कार्बोनेट बना ले, हो सकता है वो हाइड्रोक्साइड बना ले मेटल की. तो इन सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होने का मतलब है कि मेटल को जंग लग गया है. ठीक है, सबके जंग का फॉर्मूला अलग अलग होता है बेटा. फर्स्ट चैप्टर में हमने सिल्वर, कॉपर और आयरन के जंग का फॉर्मूला, कलर सब देखे थे. ठीक है, तो किसी भी मेटल की ऊपरी परत का हवा नमी के कांटेक्ट में आके उसके बाद खराब हो जाना. मतलब खराब होने का क्या मतलब है कि अब मेटल ने रिएक्शन कर ली हवा के साथ. हो सकता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना ले, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना ले, हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बना ले, हो सकता है मॉइस्चर पानी नमी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना ले. ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होना कोरोजन कहलाता है. ओके, नाउ कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट. ठीक है, तो रस्ट शब्द जब भी बोला जाएगा इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट आयरन, कि हम आयरन के ही बारे में बात कर रहे हैं और किसी मेटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप कोरोजन वर्ड यूज करते हो तो फिर वो कोई भी मेटल हो सकता है, इंक्लूडेड आयरन और सम अदर एलिमेंट. बट इफ इट इज रस्ट देन इट इज 100% आयरन ओनली. ज्यादातर मेटल जो है बेटा वो कोरोजन कर देते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन में, पर कई ऐसे भी मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है. जैसे टाइटेनियम, जो Ti है सिंबल, जिसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 22 है. ठीक है, उसको कोई जंग नहीं लगता. क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर उसका है 24, उसको भी जंग नहीं लगता. इंडीड दे आर मेटल, वो मेटल हैं, पर सारे मेटल्स को जंग नहीं लगता. जैसे गोल्ड को है, प्लेटिनियम को है, इनको कोई जंग नहीं लगता है. ठीक है, तो ज्यादातर को लगता है बट सबको जंग नहीं लगता है. तो हम 3 मेन एलिमेंट्स के यहाँ पे कोरोजन को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द सिल्वर. तो सिल्वर को जंग कब लगता है बेटा? सिल्वर अगर हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाए. इफ एयर कंटेन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो उसके साथ सिल्वर की बनी हुई कोई भी जो चीज है उसमें सिल्वर होगा, वो रिएक्ट करके बना लेंगे Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर. दिस इज सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक इन कलर. तो कुछ टाइम बाद जो आपकी नई चांदी है, अगर आपने उसको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा, चांदी की बनी हुई ज्वेलरी या कोई और आइटम है, प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद वो काली पड़ने लग जाएगी. उसका कारण क्या होगा बेटा? कि अब उस चांदी ने H2S के साथ रिएक्ट करके बना लिया है हाइड्रोजन को बाहर करके सिल्वर सल्फाइड, और जो सिल्वर सल्फाइड का कलर है दैट इज ब्लैक. दैट्स व्हाई कुछ टाइम बाद सिल्वर की ज्वेलरी काली पड़ने लग जाती है. तो वो उसके ऊपर मौजूद सिल्वर सल्फाइड की परत की वजह से है, जो एक तरह से चांदी के जंग का काम करती है. ये हमने सिल्वर की ओर में भी पढ़ा था ना, सिल्वर सल्फाइड. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कॉपर.
अब कॉपर क्या होता है बेटा, देखो जरूरी देखो इसने हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी, सिर्फ H2S के साथ करेगी, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तीनों को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब हवा में O2 भी बहुत है, पानी भी बहुत होता है, CO2 भी बहुत होती है, सबके साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। इसको हम बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज कलर ऑफ ग्रीन। तो कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा तांबे के बर्तनों पे कई बार हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो हरा रंग कुछ नहीं, वो कॉपर का जंग है एक्चुअली में, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, तो वो ग्रीन कलर की परत जंग है, जिसका फॉर्मूला आपका ये है। ये एक बेसिक कंपाउंड है बेटा, बिकॉज दिस कंपाउंड इज ऑल्सो बेसिक एंड दिस इज ऑल्सो बेसिक। तो यही कारण है, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ाया था कि कॉपर के बर्तन पे अगर जंग लग गया है तो उसको नया जैसे कैसे करेंगे, तो किसी खट्टी चीज से उसको साफ करो, क्योंकि खट्टी चीज मतलब एसिड, और ये क्या है, बेस, तो एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस परत को हटा देगा। जैसे ही ये परत हटेगी तो नीचे से तो नया कॉपर बाहर निकल के आएगा। जैसे जंग लगे हुए लोहे को अगर आप ऊपर से साफ करोगे तो नीचे से तो अच्छा लोहा ही निकलेगा, ठीक है। तो हम किसी खट्टी चीज से कॉपर के बर्तन को इसीलिए साफ करते हैं ताकि ये जो जंग है ना, इसका गुण बेसिक है, ये बेसिक परत जो है वो उससे हट जाए, ठीक है। चलिए, आपका जो तीसरा एलिमेंट है जिसका कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर पढ़ा जाता है, इज आयरन। आयरन, ठीक है, वो हवा में मौजूद जो नमी है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ सॉरी बेटा, टू फॉर्म Fe2O3 डॉट XH2, ठीक है। तो आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस, और ये कंपाउंड आपका है रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला कोई पूछे तो इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मतलब पानी लगा है, फेरिक तो आप पता है आपको Fe2O3 को बोलेंगे, और ये रस्ट का फॉर्मूला है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। सो प्रोसेस इज रस्टिंग, लोहे के को जंग लगने के प्रोसेस को या फिर लोहे से जो रस्ट बनने के प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट ये कंपाउंड है जिसका कलर ब्राउन होता है। तो कॉपर का रस्ट ना सॉरी कोरोजन ग्रीन, तो सिल्वर का जो कोरोजन है दैट इज ब्लैक, और जो आपका आयरन का कोरोजन है दैट इज ब्राउन इन द कलर, ठीक है। मैंने पहले भी कहा आपको कि कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हर मेटल को जंग लगे ही लगे। जैसे आपने देखा है कि सोने की हम ज्वेलरी पहनते हैं उसको कोई जंग नहीं लगता, प्लेटिनियम है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी जो है वो जंग नहीं लगता है। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। एल्यूमिनियम को भी अक्सर नहीं लगता है क्योंकि एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है ना वो हवा के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है Al2O3, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस पूरे एल्यूमिनियम को बचा के रखती है जंग वगैरह या बाकी सब चीजों से। टाइटेनियम जो मेटल है वो भी बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके TiO2 बना लेता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी फिर क्या करती है कि पूरे टाइटेनियम को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द कोरोजन। प्लेटिनियम एक व्हाइट सिल्वर कलर का मेटल होता है, हम ज्वेलरीज में अक्सर उसको यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड को ज्वेलरीज में अक्सर यूज करते हैं। आप उनको बरसात में, पसीने में, सर्दी गर्मी में पहनते हैं। आप ज्वेलरी पहन के आराम से हवा के कांटेक्ट में रखते हो उस ज्वेलरी को, ऑब्वियस सी बात है, पर वो किसी के साथ भी जो है वो रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये था अबाउट द कोरोजन। अब अगर कोरोजन ऑफ आयरन ही है देन इट इज नोन एज द रस्टिंग। तो इंपॉर्टेंट तो बेटा इसमें रस्टिंग ही है, ठीक है। तो रस्टिंग एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इन इंडिया और नो एनी वर्ल्ड वाइड कहीं भी, क्योंकि जितनी मेहनत आपने अभी एक्सट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा मेटल का, तो सोच के देखो तुमने हेमेटाइट या मैग्नेटाइट कोई और ले लिया आयरन की, या क्रोमाइट और है तुम्हारे पास आयरन की, तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी मजदूरी खराब की, उसको डिग किया, उसको साफ किया, फिर लोहा बाहर निकाला, और मान लो उस लोहे से तुमने कोई लोहे का गेट बना लिया, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करके जो आपका प्योर आयरन बाहर निकला उससे आपने गेट बनाया,
और आपने उसको प्रॉपरली जैसे भाई संभाल के नहीं रखा और उसको जंग लग गया, और 20 साल में वो जो लोहे का गेट था वो सारा जंग लग के खराब हो गया, ठीक है। तो इतना ज्यादा नुकसान होता है आयरन के रस्टिंग से। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा घर बिना गेट के तो रहेगा नहीं, ठीक है। या कोई भी आयरन की चीज जब हमारी जंग लग के खराब हो जाती है तो बेटा हम उसको कबाड़ में देख के दूसरी लेके आते हैं ना। यूं तो नहीं है कि बस अब इसको जंग लग गया, अब इसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं आएगी लोहे की। भाई लोहा तो हम यूज करते ही करते हैं घर में, तो जब पुराने को जंग लग जाता है तो हम उसकी जगह नया लेके आते हैं। तो आप सोच के देखो नया लोहा कहाँ से आया होगा, वो वही किसी और में से बाहर निकाला होगा। तो एक तो आप लोहे को यूज करो और जो निकाल लिया वो चलता रहे, वो रस्ट करके खराब ना हो, तो इसका मतलब वो चीज आपके पास सालों साल रहेगी। जैसे हम सोने के साथ करते हैं, भाई तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी परदादी की भी ज्वेलरी रखी होती है, कभी नहीं देखा ना कि रखे रखे वो खराब होगी, रखे रखे गायब होगी, ठीक है, नहीं होती, नहीं जंग लगता उसको। तो वो चीज प्रिजर्व हो गई आपकी, ठीक है, कि वो गोल्ड आपके पास है एज एन प्रॉपर्टी, आप और बनवा सकते हैं पर वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो भाई गोल्ड के रिसोर्सेज कम नहीं होंगे उतने, ठीक है, कि आप अगर कोई चीज आप साफ करके यूज करते हो और कुछ टाइम बाद वो मेटल खराब हो जाता है तो आपको दोबारा वो मेटल डिग करना पड़ेगा अर्थ से। तो देखो हम आयरन के कितने सारे रिसोर्सेज खराब करते हैं रस्टिंग की प्रॉब्लम की वजह से। अगर हम ढंग से कोई मेजर्स नहीं लेते और लोहे की कोई भी चीज जंग लग के खराब होगी तो उसके बदले और लोहा निकालना पड़ेगा, तो हमारे रिसोर्सेज कम होंगे। और बेटा लोहा कोई अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, वो तो कभी ना कभी उसकी ओर तो खत्म होगी। तो हम अपने लिए ही दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा वेस्ट होता है इस रस्टिंग वाली प्रॉब्लम पे, क्योंकि फिर उस आयरन को डिग करने में उतनी मेहनत उतना ही पैसा लगना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सारा पैसा, इतनी सारी मेहनत, लेबर, रिसोर्सेज सब हमारे वेस्ट होते हैं ड्यू टू दिस रस्टिंग प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी बिग इशू। अगर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते अपनी आयरन की किसी भी चीज को तो उसकी वजह से आपके पैसे का और आपके टाइम दोनों का नुकसान होता है, और फिर दोबारा से उसको डिग करना पड़ेगा तो रिसोर्स तुम्हारे ही कम होंगे। आगे फ्यूचर में तुम्हारे लिए ही आयरन के रिसोर्स क्या पड़ेंगे बेटा, कम पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर रस्टिंग। कंडीशंस फॉर रस्टिंग मतलब जंग लगने के लिए, एक्चुअली में बिकॉज रस्टिंग लिख दिया मैंने तो मैं लोहे की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो दो कंडीशन नेसेसरी है बेटा, प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर कह लो, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। और ये दोनों चीजें यूजुअली हमें हवा में मिल जाती हैं, क्योंकि हवा में थोड़ी बहुत नमी होती ही है, ऑक्सीजन तो होती ही है, ठीक है। इन दोनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है। अकेली हवा है पानी नहीं है लोहे को जंग नहीं लगेगा, ठीक है। अकेला पानी है हवा नहीं है लोहे को जंग नहीं लगेगा। 100% प्योर आयरन है उसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो लोहा है उसको जंग तब लगता है जिसमें थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी हो, ठीक है। 100% प्योर आयरन को जंग नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ हवा की प्रेजेंस में भी नहीं लगेगा, सिर्फ पानी की प्रेजेंस में भी नहीं लगेगा, दोनों का एक साथ होना जरूरी है, ठीक है। अब आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करना, और एक्चुअली में ये फर्स्ट चैप्टर से रिपीट है तो मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगी। एक बार हम क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर पानी और एक बिना जंग लगी हुई साफ सुथरी कील डालते हैं, हवा नहीं होती उसमें बिल्कुल, तो आप क्या करो पानी के ऊपर थोड़ा तेल डाल दो ताकि तेल आने से हवा कांटेक्ट में ना आ पाए पानी की। एक बार सिर्फ आप हवा लो, मॉइस्चर नहीं लो, तो नमी एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, और एक बार दोनों चीजें रखो पानी और हवा, और आप देखो किस कील को जंग लगेगा। तो आप नोटिस करोगे जिसमें हमने पानी नहीं डाला सिर्फ हवा थी उसमें भी जंग नहीं लगा, जिसके अंदर सिर्फ पानी था ऑक्सीजन नहीं थी उसमें भी जंग नहीं लगा। जंग उस टेस्ट ट्यूब में लगेगा जिसके अंदर पानी और जो ऑक्सीजन वो दोनों है। तो इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके खुद लिखना, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हो चुकी है, सो नो नीड टू रिपीट, ठीक है। मैं नहीं करूंगी, आप अपना कर लेना इसको कॉपी। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। रोक कैसे सकते हैं, तो बहुत आसान है, हम अक्सर इसमें इसको घर में जो ये चीज है अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं बेटा कोरोजन को रोकने के, सबसे पहले है पेंटिंग, मतलब उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करना, ठीक है। तो पेंट करने से क्या होता है बेटा कि आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट की परत चढ़ जाती है, और अब पेंट हवा और उसके नमी के कांटेक्ट में है, आयरन की चीज नहीं,
तो उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड है ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। भाई तेल लगा के या फिर ग्रीस लगा के भी क्या कर सकते हो आप, कोरोजन रोक सकते हो। तेल और ग्रीस लगाने का भी एक ही मतलब है, तेल भी बेटा चिकना होता है, तो उस तेल के ऊपर हवा और पानी असर नहीं कर पाएंगे, तो मतलब आपका लोहा बचा रहेगा हवा और पानी से। और ऑयल लगाने का या ग्रीस भी चिकनी होती है, तो उसके ऊपर पानी नहीं ठहरेगा, तो जब तक पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, तब तक लोहे को जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो हम घर में अक्सर यूज करते हैं ये जो ग्रीडर्स होते हैं आपके, जैसे हम जिनको हम गाटर बोल देते हैं, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, इनके ऊपर हम ब्लैक ऑयल लगाते हैं। कई मशीनरीज पे हम ब्लैक ऑयल लगाते हैं। उसका यही मतलब होता है कि तेल लगाने से वो लोहा जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा नमी और पानी के, तो उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक है। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, वी अप्लाई ए कोट ऑफ जिंक ऑन आयरन। क्या करते हैं बेटा, जिस भी आयरन के ऑब्जेक्ट को आपको जंग लगने से बचाना है, उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो जब तक जिंक रहेगा तब तक आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैं क्यों बोल रही हूँ आयरन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि लोहे को जंग लगने का मतलब है लोहा Fe से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज Fe2O3 में +3 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 से +3 का मतलब ऑक्सीडेशन। लोहे को जंग तब लगेगा जब लोहे का ऑक्सीडेशन होगा। अगर तुमने जिंक की परत चढ़ा दी लोहे पे, तो जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को रिडक्शन करना पड़ेगा, जिंक विल बी ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो जब तक ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं तब तक लोहे को जंग लगेगा नहीं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में आजकल टीन आ रही है जो ब्लू स्काई ब्लू कलर की होती है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैं। ठीक है। क्योंकि अगर वो सिर्फ लोहे की होती तो बरसात में बाहर रहती हैं, हवा में रहती हैं, जबकि जब खराब होके जंग लग के खराब हो जाती। ठीक है। पर उन टीन्स को जल्दी से जंग नहीं लगता, क्योंकि उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा रखी है, तभी उनका जो रंग है वो बिल्कुल लोहे जैसा नहीं होता है, हल्का हल्का सलेटी कलर है, ताकि जिंक प्रोटेक्ट करके रखे किसको, आयरन को। अब जिस चीज को जंग लगता है उसके ऊपर उसकी परत चढ़ा दी, ठीक है, तो ताकि वो जिंक प्रोटेक्ट करके रखे नीचे वाले आयरन को। ओके। कई बार गलती से मान लो अगर वो टिन या शीट जो वो थोड़ी क्रैक हो गई, फट गई, तो भाई अब अगर तुम्हारी परत ही उखड़ गई बाई चांस, जैसे मान लेते जैसे पेंट की परत उखड़ जाती है, कहीं से जिंक की वो परत उखड़ गई, तो अब हवा के कांटेक्ट में आयरन भी है और जिंक भी है, क्योंकि थोड़ी बहुत जगह से वो परत उखड़ गई, तब भी जिंक का ही रिएक्शन होगी, आयरन की नहीं होगी, क्योंकि जब दो मेटल पास हो तो ज्यादा रिएक्टिव वाले का ऑक्सीडेशन होता है, कम रिएक्टिव वाले का नहीं। तो जब तक जिंक की परत चढ़ी हुई है तब तक तो आयरन है ही प्रोटेक्टेड। अगर वो परत बाई चांस कहीं से थोड़ी कट फट गई तो भी जिंक ही है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, आयरन जो है वो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक मेटल के ऊपर या किसी एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट को प्लेट करना। जैसे मान लो आपने ज्वेलरी में अक्सर देखा होगा, चांदी की ज्वेलरी के ऊपर सोने का पानी नहीं चढ़ा देते, कि भाई वो है तो चांदी की पर उसके ऊपर थोड़ा सोने का पानी चढ़ा रखा है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर परत के रूप में चढ़ा देना, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिन मेटल्स को जंग नहीं लगता, आप लोहे के ऊपर उनको इलेक्ट्रोप्लेट कर दो। जैसे हमने पानी की जो ठुठियां होती है, टैप है, वो लोहे की बना के उसके ऊपर क्रोमियम लगा देते हैं, क्योंकि क्रोमियम को जंग नहीं लगता। तुम्हारे साइकिल की जो घंटी है वो दिखती लोहे जैसी पर उसको जंग नहीं लगता। ठीक है। टाइटेनियम है, जैसे आपके पास क्रोमियम है, ठीक है, निकिल है, जिनको जंग नहीं लगता यूजुअली, उन मेटल्स को आप आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर दीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वाले तरीके से इलेक्ट्रोप्लेट कर दीजिए। ऐसा करके भी आप आयरन को कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है। एक और प्रोसेस है टिनिंग। इसमें हम टिन को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं बेटा, मतलब टिन की परत चढ़ा के आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि टिन जो है ना वो काफी यूं समझ लीजिए इज नॉन टॉक्सिक, वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है। एंड इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन।
तो कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ खाने के डब्बे होते हैं जो दिखते तुम्हें लोहे जैसे, उनमें खाने का सामान होता है, पर उनका जो कलर देखोगे ना तुम अंदर से, तो वो थोड़ा अलग ही होता है, लोहे जैसा नहीं होता। जैसे आजकल डब्बे में बंद रसगुल्ले आते हैं, आपने देखा होगा, तो बाहर से तो उनके ऊपर पेंट वगैरह करके लिखा होता है, आपको समझ नहीं आएगा लोहे का है किसका। उस डब्बे को आप अंदर की तरफ से देखना, वो हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है, जबकि लोहा तो ग्रेइश कलर का होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें रसगुल्ला स्टोर करके रखा गया है तो उसमें चाशनी होगी, चाशनी में तो पानी है और हवा तो बाहर मिली जाती है डब्बे को, तो अगर वो लोहे का होता तो उसको तो जंग लग जाना था। ठीक है, तो ऐसे डब्बों को टिन से ढक दिया जाता है, उनके ऊपर टिन की परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि ना तो टिन टॉक्सिक है, वो खाने पीने की चीजों के साथ मिक्स भी नहीं होता, रिएक्ट भी नहीं करता, और इस तरह हमारा जो लोहा है वो क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्ट हो जाता है कोरोजन से। ठीक है, एक और मेथड है अलॉइंग। अलॉइंग में क्या करते हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है, आप लोहे को कार्बन के साथ मिक्स कर दो और स्टील बना लो। अब स्टील को तो जंग नहीं लगता, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी अलॉय से अलग होती है। ठीक है, तो आयरन को जंग से बचाने के लिए उसमें क्रोमियम, वेनेडियम, थोड़ा कार्बन डाल दो, और अब आयरन नहीं स्टील बन गया, और हमें पता है स्टील को तो जंग नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारे तरीके यूज किए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ओके, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक लौह स्तंभ है जो बहुत ही साल पुराना है, आई थिंक 2000 साल पुराना है, लोहे का बना हुआ है, पर आज तक उसको जंग नहीं लगा है। उसका कारण है कि उस लोहे के पिलर के ऊपर एक परत चढ़ाई गई है Fe3O4 की। ये परत उस खंबे के अंदर जो लोहा है उसको जंग नहीं लगने देती, तो कोई ना कोई तरीका जरूर यूज किया जाता है आयरन को प्रोटेक्ट करने का। इतनी साल पहले भी आयरन के खंबे पे इस कंपाउंड की परत चढ़ाई गई थी मैग्नेटाइट की, ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। ओके, सो नाउ कोरोजन टॉपिक इज कंप्लीट, दैट्स ऑल।